हेलो एवरीवन, सी रूपल जैन इज बैक फॉर मेकिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन इजी फॉर यू। तो ये क्या है आपका बिजनेस ट्रस्ट। तो बिजनेस ट्रस्ट क्यों कवर कर रहे हो आप टैक्सेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और इंटरनेशनल टैक्सेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो पार्ट 3 को अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, पार्ट 3 में अभी अपन ये जो कवर कर रहे हैं, ये जो आप चार्ट है वो कम्प्लीटली किसका है बेटा, बिजनेस ट्रस्ट का है। ठीक है, कि बिजनेस ट्रस्ट के केस में आपको कैसे टैक्सेबिलिटी होगी। सबसे पहले सबसे इजी कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है बिजनेस ट्रस्ट के बारे में, कि जो ट्रस्ट का टैक्सेशन है वो काम कैसे करता है। तो बेसिकली यूनिट होल्डर जो है वो पैसा डालते हैं किसमें, बिजनेस ट्रस्ट में, मतलब और बिजनेस ट्रस्ट जो है वो पैसा किस में लगाता है, एसपीवी में। ठीक है, उसके बाद एसपीवी पैसा कमाती है तो वो देती किसको, बिजनेस ट्रस्ट को, और फिर वो पैसा जो है वो किसको मिलता है, यूनिट होल्डर को। मतलब हाँ ठीक है, मतलब यूनिट होल्डर जो है अगर मान लो उसके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो वो उसको छोड़ के बिजनेस ट्रस्ट की जो यूनिट्स है वो ले सकता है, और उसके में उसको मतलब वो जो ट्रांसफ़र है उसमें कैपिटल गेन नहीं लगता, क्योंकि उसको अपन ट्रांसफ़र मानते ही नहीं है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिट होल्डर पैसा डालेगा बिजनेस ट्रस्ट में, बिजनेस ट्रस्ट पैसा डालेगी एसपीवी में, एसपीवी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगी इसको, फिर ये पैसा मिलेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप टैक्सेशन डिसाइड करोगे वो दो लोगों का करोगे, एक करोगे यूनिट होल्डर का, दूसरा करोगे किसका, बिजनेस ट्रस्ट का। ठीक है, दो लोगों का टैक्सेशन डिसाइड होगा, यूनिट होल्डर का और बिजनेस ट्रस्ट का। अब सबसे पहले जो अपन टैक्सेशन डिसाइड कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, बिजनेस ट्रस्ट का, कि बिजनेस ट्रस्ट का जो टैक्सेशन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है, मतलब बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है, कहाँ से, एसपीवी से, तो वो क्या है बेटा, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या मिल रही है, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम कहाँ से मिल रही है आपको, REIT से। अगर आपको रेंटल इनकम मिल रही है REIT से तो वो भी क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अदर इनकम। अदर इनकम के केस में 3 इनकम को डिफरेंशिएट किया गया, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, ट्रिपल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A वाला है, और बाकी जो है आपकी अदर इनकम। तो इनका जो रिस्पेक्टिव टैक्सेशन है वो ये है, और बाकी आपका अदर इनकम की जो टैक्सेबिलिटी है वो आएगी आपकी MMR के हिसाब से। MMR मतलब 42.744% है यहाँ पर, 42.744%, मतलब कि इसमें टैक्स से 30% का 37% का सरचार्ज है और 4% का सेस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टैक्सेबिलिटी अपन डिसाइड करेंगे किसकी, यूनिट होल्डर की। यूनिट होल्डर में कौन से इनकम पे कौन से टैक्स लगेगा। तो यूनिट होल्डर को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, यूनिट होल्डर को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टैक्स नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है तो 5%, अदर के केस में आपको लगेगा नॉर्मल टैक्स रेट। ठीक है, सेकेंड, अगर TDS है नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में 5%, अदर के केस में कितना लगेगा, 10%। ठीक है, आगे डिविडेंड का केस अगर आपके पास, तो डिविडेंड में अगर डिविडेंड के केस में आपको देखना है कि एसपीवी में कौन से रेट से टैक्स पे किया हुआ है। अगर एसपीवी ने टैक्स पे किया है नॉर्मल टैक्स रेट से तो इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी रिसीवर के हाथ में, और अगर एसपीवी ने टैक्स पे किया एज पर 115BAA जो कि 22% के आसपास का टैक्स रेट है, तो फिर यहाँ पर टैक्स लगेगा नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को 10% की रेट से, अदर्स को टैक्स लगेगा नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से। ठीक है, TDS का अगर मैं केस देखूँ तो नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को टैक्स लगेगा 10% से, और अदर को टैक्स लगेगा किससे, 10% के हिसाब से। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। पहला इंटरेस्ट कवर होगा, सेकंड आपका डिविडेंड कवर हो गया। अब आगे नेक्स्ट कवर करेंगे किसको, रेंटल इनकम को। अगर रेंटल इनकम हो रही है जो कि उनको REIT से मिली थी तो टैक्स लगेगा, नॉन रेसिडेंट हो चाहे अदर्स हो, नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। TDS जो है उस केस में आपको रेट इन फोर्स लगेगा, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को, अदर्स को लगेगा आपका 10%। ठीक है, उसके बाद अगर जो यूनिट होल्डर है वो क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ट्रांसफ़र कर रहा है तो क्या वो बिजनेस ट्रस्ट जो है वो लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कि नहीं है। अगर लिस्टेड है, अनलिस्टेड नहीं है। अगर लिस्टेड है तो टैक्स लगेगा 112A और 111 डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और नहीं है तो नॉर्मल 112 और अदर के हिसाब से लग जाएगा, मतलब जो नॉर्मल टैक्स रेट चलता है कैपिटल गेन में वही चलने वाला है। ठीक है, अब यूनिट होल्डर की सिर्फ ये 4 इनकम पे ही टैक्स है, बाकी अगर यूनिट होल्डर की इसके अलावा भी कोई इनकम है तो वो इनकम जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। किसके हाथ में बेटा, यूनिट होल्डर के हाथ में। ठीक है, इसके अलावा सारी इनकम यूनिट होल्डर की एग्जेम्प्ट होती है। हाँ, बिजनेस ट्रस्ट कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आपको इंडिया में। एसपीवी का मतलब ऐसी कंपनी जहाँ पर आपका इंडियन कंपनी जहाँ पर 50% या मोर का स्टेक हो, और जब क्या बोलते हैं यूनिट होल्डर जो है वो एसपीवी की यूनिट्स ट्रांसफर कर रहा है बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, एसपीवी के शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट लेने के लिए, तो वो ट्रांसफर नहीं है। तो जहाँ ट्रांसफर नहीं होता है वहाँ पे कैपिटल गेन नहीं लगता है। आई होप इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू, बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करने में भी, और ये चार्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विथ होल्डिंग प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट। तो इसमें जो मैक्सिमम विथ होल्डिंग प्रोविजंस है वो आपके प्रोविजन के साथ ही कवर हो गए हैं। ये मैंने अलग से दिया हुआ है, कभी आपको कंफ्यूजन मत हो जाए कि नॉन रेसिडेंट के ऊपर ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ उस चीज़ को चेक करने के लिए इसको यहाँ पर डाला गया, बाकी इससे एकदम ऐसे अलग से इसको रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितने भी नॉर्मल टीडीएस नॉन रेसिडेंट्स को लगते हैं वो प्रोविजन के साथ ही इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। मेरा रिकमेंडेशन है आपको इस टॉपिक को लेके कि इसको आपको 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए, स्पेशली इसी टॉपिक को, ताकि आपको एग्जाम्शन जो है वो आपके दिमाग में याद रहे, क्योंकि एग्जाम्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आप ना जानते हुए गलती कर सकते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट में एग्जाम्शन है, कौन से अकाउंट में एग्जाम्शन नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहला जो आपका 10.4.2 है वो किसकी बात करता है, आपको नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इंटरेस्ट क्या है, एग्जाम्प्ट है। एनआरई अकाउंट में इंटरेस्ट एग्जाम है, एनआरओ अकाउंट में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बात किसकी, एनआरई अकाउंट की, तो एनआरई अकाउंट का इंटरेस्ट जो है वो क्या, एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट जो है वो किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन आरडीबी इशूड बाय इंडियन कंपनी। जो इंडियन कंपनी आरडीबी इशू कर रही है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि इशूड है 17 सितंबर 18 से लेकर 31 मार्च 19 के बीच में। तो इस पीरियड में अगर इशू है तो इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, और इस पर आपको केस स्टडी पे पूछा भी गया, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब एक नई सेक्शन आई है, दैट इज व्हाट योर 10.4D, इनकम अक्रूड और अराइजिंग और रिसीव बाय द स्पेसिफाइड फंड। यहाँ पर टैक्स किसको लग रहा है बेटा, स्पेसिफाइड फंड को टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब स्पेसिफाइड फंड को टैक्स कब लगेगा, कैसे लगेगा, आपको उस चीज़ पे फोकस करना है। वो सबसे पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको हमने शॉर्ट में रेफर किया है। ठीक है, तो शॉर्ट में रेफर करने के बाद ये क्या बोलता है कि हाँ, इस स्पेसिफाइड फंड जो है वो एक जगह और कवर होता है, दैट इज़ 115AD। ठीक है, तो 115AD जो है वो कहाँ पर है, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा 115AD। यहाँ पे जो आपका क्या है 115AD, तो 115AD जो है यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड फंड पे टैक्स लगता है। तो 115AB का ये वाला प्रोविजन और 10.4C प्लस साथ में आपको 10.4C भी रेफर करना है। 10.4C है, 4C है, 4D है, 10.4D है, 10.4C नहीं है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपको 10.4D जो है वो प्रोविजन रिकमेंड करना है। ठीक है, तो 10.4B जो है वो यहाँ पर, एक मिनट, 115AB बोल रहा है ना, तो 115AD, 115AD, तो AD का प्रोविजन आप इसको बेटर यहाँ मत लिखिए, आप लिखिए यहाँ पर साथ में 10.4D। ठीक है, 10.4D जो एग्जाम्पशन का सेक्शन है वो आपको साथ में रेफर करना है स्पेसिफाइड फंड के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं किसके अंदर, अपनी इनकम के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि कौन सी सिक्योरिटी पे क्या बोलते हैं स्पेसिफाइड फंड को एग्जाम्पशन है। तो कैपिटल गेन हो रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग, ये जो फॉलोइंग सिक्योरिटीज जो ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल गेन हो रहा है। पहले क्या, बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी और PSU इंडियन कंपनी, बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी और PSU। सेकेंड क्या आपका GDR एंड RDB ऑफ इंडियन कंपनी, जो GDR है या RDB है इंडियन कंपनी के वो। थर्ड क्या आपका डेरिवेटिव ऑफ नोटिफाइड सिक्योरिटी, जो डेरिवेटिव है नोटिफाइड सिक्योरिटी के ऑन RSC लोकेटेड इन IFSC। ये पॉइंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन RSC लोकेटेड इन IFSC, अगर ये ट्रांसफ़र किया है तो पहला पॉइंट जो है वो इसको कवर करता है। सेकंड कवर करता है किसको, ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ फॉरेन कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो कि इंडिया की रेसिडेंट नहीं है
अज्यूमिंग डायरेक्टली फॉरेन कंपनी, ठीक है। और सिक्योरिटी ट्रांसफर हो रही फॉरेन कंपनी की, या तो आपने उसको सिक्योरिटी ट्रांसफर किया तो थर्ड पॉइंट में बोलता है उस सिक्योरिटी से आपको इनकम हुई, मतलब बेसिकली फॉरेन सिक्योरिटी से या तो उसको ट्रांसफर करके इनकम कमा रहे हो या तो उसको परचेस करके उस पर इंटरेस्ट डिविडेंड कमा रहे हो, तो वो दोनों इनकम भी जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लास्ट क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन फंड, सिक्योरिटाइजेशन फंड की जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है पीजीबीबी में, तो वो वाली इनकम, ये 4 इनकम जो है अगर हो रही किसको बेटा, स्पेसिफाइड फंड को, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब कितनी, कैसे कम, टू द एक्सटेंट सच इनकम अक्रूड और अराइजन और इट इज़ रिसीव्ड और अट्रीब्यूटेबल टू यूनिट हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट, मतलब जितना क्या बोलते हैं यूनिट जो है वो नॉन रेसिडेंट हेल्ड कर रहा है उतना ही होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। और इज अट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ऑफशोर मतलब कि फॉरेन बैंकिंग यूनिट, वो जितना एट्रीब्यूटेबल है किसको, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट को, उतनी इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब इसके बाद आपको ये देखना है यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है इस चीज़ को लेके। पहले बात तो कि स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या होता है, कौन है स्पेसिफाइड फंड, तो इजी तरीके से अपन बात करें तो फंड स्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट कंपनी और एलएलपी, मतलब जो है तो कोई भी फंड जो ट्रस्ट कंपनी एलएलपी के फॉर्म में बना हुआ है, उसकी पहली कंडीशन क्या है कि कैटेगरी 3 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, किसके अंडर, सेबी के अंडर, मतलब सेबी के अंडर का ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। सेकेंड जो है वो क्या होना चाहिए, लोकेटेड कहाँ पर है, IFSC है, ठीक है। थर्ड क्या है, उसके जितने भी यूनिट्स हैं वो नॉन रेसिडेंट हेल्ड करते हैं एक्सेप्ट यूनिट हेल्ड बाय स्पॉन्सर एंड मैनेजर, मतलब स्पॉन्सर और मैनेजर जो है वो नॉन रेसिडेंट नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन बाकी जो अदर यूनिट होल्डर्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, नॉन रेसिडेंट होने चाहिए, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन है किसको, पॉइंट नंबर सी को, ठीक है। अब एक जो बंदा था इज़ अ रेसिडेंट इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, इज़ अ नॉन रेसिडेंट, यहाँ पर ये जो चीज़ है वो वापस से वो हो गई है, इज़ अ नॉन रेसिडेंट, वो क्या था, नॉन मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, वो नॉन रेसिडेंट था इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स, पर सब्सिक्वेंटली क्या बन जाता है, वो रेसिडेंट बन जाता है, मतलब बाद में वो रेसिडेंट बन जाता है, तो फिर क्या वो स्पेसिफाइड फंड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहले बात तो ये बोलते हैं कि वो जो बंदा है वो अगर 5% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं लग रहा है स्पेसिफाइड फंड की, दैट्स ओके, मतलब वो सब्सटेंशियल होल्डिंग नहीं है, और प्लस उस बंदे को क्या बोलते 3 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें वो फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें वो रेसिडेंट बनना, मतलब उस साल के बाद 3 महीने के अंदर आपको वो सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर देनी है, अपने पास नहीं रखनी है, तो फिर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इट्स क्लियर। पहले तो 3 कैटेगरी सेटिस्फाई करना, कि थर्ड कैटेगरी में है कि सब नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स होने चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा पहले तो नॉन रेसिडेंट था लेकिन वो बाद में रेसिडेंट बन जाता है, तो उस केस में आपको कैसे डील करना है, तो उस केस में आप ये करोगे कि पहले बात तो 5% ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, और सेकंड ये है कि आपको सच उस पर्सन को मतलब कि डिस्पोज ऑफ कर देना 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच पर्सन बिकम रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट इन OBU ओवर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ठीक है। तो OBU में कौन है, कैटेगरी 1 पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अंडर सेबी रेगुलेशन 2019 कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन बिफोर 31 मार्च 2014 एंड फुलफिल द कंडीशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट इन OBU बन जाओगे, ठीक है। अब 10(4)G एक नई सेक्शन आती है। पहले आपको ये समझ आ गया कि ये आपकी 10(4)D जो है वो खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट सेक्शन आपकी कौन सी है, 10(4)G इनकम फ्रॉम पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर आपको इनकम हो रही कहाँ से, पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़ और फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जो फाइनेंशियल मैनेज्ड बाय अ पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट in an account maintained with OBU in any IFSC to the extent income arise or accrues outside India and not in India। अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजर है, आपको क्या, पहली बात तो कोई बंदा है जो क्या बोलते हैं उसको इनकम हो रही कहाँ से, पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज से, और जो प्रोडक्ट है वो कौन मैनेज कर रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो आपको, और वो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है और इंडिया के बाहर से इनकम कमा रहा है, तो फिर वो जितना पार्ट आपका इंडिया में अक्रू नहीं हो रहा है, अराइज नहीं हो रहा, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो है कैलकुलेशन ऑफ अट्रीब्यूटेबल टू इनकम टू नॉन रेसिडेंट, वो ये वाले पॉइंट का पार्ट है, ये वाले सेक्शन का पार्ट है। क्यों ये वाले सेक्शन का पार्ट है, क्योंकि 10(4)
डी जो है वो क्या बोलता है कि जितना पार्ट हम एट्रीब्यूट कर रहे हो नॉन रेसिडेंट के यूनिट्स को, सिर्फ उतना ही पार्ट एग्जाम्प्ट होगा, और जितना पार्ट ओबीयू को कर रहे हो उतना ही पार्ट एग्जाम्प्ट होगा, बाकी पार्ट जो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पर इनकम एट्रीब्यूटेबल टू नॉन रेसिडेंट कैसे निकालना है, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपको रेशो लेना है एसेट अंडर मैनेजमेंट का। ठीक है, रेशो मतलब जितना नॉन रेसिडेंट का रेशो है किसके अंडर, एसेट अंडर मैनेजमेंट का। ठीक है, अब रेशो तो आपको पता रहेगा कि नॉन रेसिडेंट का कितना रेशो, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, तो आपको क्या लेना है यहाँ पर, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन अ पर्टिकुलर डेट मल्टीप्लाइड बाय द रेशो ऑफ यूनिट हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स। मतलब कि बेसिकली आज के डेट पे मान लो 31 मार्च के डेट पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, तो आज के दिन पे पोर्टफोलियो की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है उतना, और उसमें नॉन रेसिडेंट का कितना परसेंटेज है, तो वो आपका इनकम एट्रीब्यूटेबल टू नॉन रेसिडेंट वो आ जाएगा। ठीक है, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ओबीयू, तो जितनी भी आपकी इनकम है विदाउट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस वो आपको ले लेनी है उस केस में। अगर आप ओबीयू अगर होल्ड कर रहा है तो जितनी इनकम आपको उसमें डिडक्शन की, कोई एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी ओबीयू के केस में। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपका, 10(4)(e) इनकम अक्रूज और राइज और रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, मतलब जो नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, बेसिकली ओवर द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको डिलीवरी नहीं करनी होती। जैसे मान लो आपने शेयर्स खरीदने या बेचने की शर्त लगाई और उसका रेट बढ़ेगा या कम होगा या जो भी XYZ, तो एट द एंड आपको सिर्फ पैसे में जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका पेमेंट करना होता है, आपको एक्चुअली में शेयर्स बेचना है खरीदना नहीं होता है। सिर्फ लास्ट जो होता है वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट होता है, जिसको जो पैसा कमाता है उसको दे देते हैं सामने वाले को जो लॉस में होता है वो। ठीक है, वो जो हारता है वो जीतने वाले को पैसा दे देता है और ये खत्म हो जाता है। तो आप ऐसे नॉन डिलीवरेबल इंस्ट्रूमेंट जो है ऑफशोर ओबीयू के ट्रांसफर करो जो कि IFSC में लोकेटेड है, तो जो इनकम होगी आपकी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ऑब्वियसली बात जो नेट प्रॉफिट आपका बचेगा, नेट प्रॉफिट कैसे, जो अग्रीड अमाउंट था और जो एक्चुअल सेल वाला दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट प्रॉफिट जो है वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, अब लीज ऑफ शिफ्ट और एयरक्राफ्ट टू यूनिट ऑफ IFSC, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो कि लीज पे दे रहा है शिफ्ट या एयरक्राफ्ट टू यूनिट ऑफ IFSC, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो शिप है वो अभी ऐड हुआ है, पहले शिप का प्रोविजन नहीं था। अब रेम्यूनरेशन रिसीव बाय फॉरेन डिप्लोमेट्स और कॉन्सुलेट्स एंड स्टाफ सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अगर कोई बंदा जो है जो फॉरेन अगर कोई बंदा जो है जिसको क्या बोलते हैं फॉरेन, वो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स कॉन्सुलेट से क्या बोलते हैं उसको सैलरी मिल रही है, मतलब वही फॉरेन डिप्लोमेट है या कॉन्सुलेट सैलरी मिल रही है, जो कि इंडिविजुअल है, जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है। ठीक है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, रेसिडेंट हो सकता है, सिटीजन नहीं है, तो उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, अब कंडीशन ये रहती है कि जो हम क्या बोलते हैं बेसिकली ये जो बंदा है वो फॉरेन डिप्लोमेट मतलब फॉरेन का बंदा है, तो उसको यहाँ पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, भले वो 12 महीना इंडिया में रह रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो हमेशा तो इंडिया में रहा है तो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। तो हमारे जो लोग हैं उस कंट्री में हमारे जो बंदे हैं उनको भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो फिर हम आपके लोगों से भी टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। Remuneration received as an employee of foreign enterprise for services rendered by him during the stay in India. Remuneration receive हुआ है एज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज। आप एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज के और आपने इंडिया में सर्विस दिया तो आपको रेमुनेशन जो रिसीव हुआ है वो क्या बोलते हैं एग्जाम्प्ट हो जाएगा इंडिया में। जब जो फॉरेन एंटरप्राइज है जिसका कोई ट्रेड और बिजनेस नहीं है इंडिया में, पहली कंडीशन बोलती है कि फॉरेन एंटरप्राइज का कोई ट्रेड और बिजनेस नहीं होना चाहिए इंडिया में। सेकेंड क्या बोलते हैं कि जब का स्टे है इंडिया में वो क्या बोलते हैं 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और such remuneration is not liable to be deducted from the income of employer chargeable under the act। हमारे जो बंदे हैं जो उस कंट्री में उसको भी एग्जाम्पशन मिलेगी, तो फिर हम लोग भी आप लोग की एग्जाम्पशन दे देंगे। इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय कौन है यहाँ पे, इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद 10(6) क्या बोलता है, सैलरी रेंडर्ड इन कनेक्शन विद फॉरेन शिप। अगर फॉरेन शिप में आप दे रहे हो वो 90 दिन से ज़्यादा आपका वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में ये वाला जो है वो नेक्स्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, रेलेवेंट प्रोविजन। रेलेवेंट क्या, रॉयल्टी इनकम हो रही है और FTS हो रहा है कि कहाँ से, आपको NTRO से। आपने NTRO को सर्विस दी है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ से आपको इनकम हो रही है, एग्जाम्प्ट है। फॉरेन इनकम हो रही है, फॉरेन इनकम एंड रेम्यूनरेशन रिसीव बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट इन कनेक्शन विद कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट अंडर अग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया में ड्यूटी साइन हुई तो एग्जाम्प्ट है। दिस इज़ नॉट दैट रेलिवेंट, ये उतना रेलिवेंट नहीं है, मतलब ठीक है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रेलिवेंट प्रोविज़न है आपका
इस रेस्पेक्ट पे वो ये है, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल बाय शेड्यूल बैंक ऑन डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी, डिपॉजिट किया था फॉरेन करेंसी में, आपको इंटरेस्ट मिला है, वेयर एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिपॉजिट इज जूली अप्रूव बाय आरबीआई, आरबीआई ने अप्रूव किया है, तो नॉन रेसिडेंट हो चाहे ये वाले बंदा हो तो वो भी उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन आफ्टर 1/4/2005 इन OBU, तो उसमें भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। इंटरेस्ट पेबल बाय यूनिट लोकेटेड इन IFSC इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड ऑन आफ्टर 1/4/2019, लोन गिवन टू IFSC, बेसिकली आपने IFSC को लोन दिया, आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2023 नेक्स्ट रेलेवेंट प्रोविजन आपका 1023 FBC, एनी इनकम अक्रूइंग और राइजिंग टू अ यूनिट होल्डर फ्रॉम स्पेसिफाइड फंड और ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स इन अ स्पेसिफाइड फंड। अगर कोई बंदा जब वो स्पेसिफाइड फंड जो अपन ऊपर पढ़े थे बेसिकली यूनिट होल्डर ऑफ स्पेसिफाइड फंड, वहाँ पे ऊपर 10(4)D की जो एग्जाम्पशन थी वो स्पेसिफाइड फंड के लिए थी, और अगर कोई यूनिट होल्डर है स्पेसिफाइड फंड का जो उनके यूनिट्स ट्रांसफर कर रहा है तो उसको भी वहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 1023 FE, ठीक है। 1023 FE जो है ये भी जो है वो एक नया अमेंडमेंट है, ठीक है। तो डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल रहा है टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कि यहाँ के जो लोग दिए हुए वो, ठीक है। फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया, जो आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, कब किया है, कैसे किया है, तो इन तरीक़ों से आपने क्या किया है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको जो भी आपकी इनकम है उसमें आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। आपको पढ़ने पॉइंट कुछ नहीं, बहुत ईजी है, तो ये जो पॉइंट अगर इस चीज़ों में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको इंडिया में एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका रेलेवेंट प्रोविजन है वो ये है कि सेल ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया, अगर कोई फॉरेन कंपनी जो है वो इंडिया में आके क्या बोलते हैं क्रूड ऑयल का सेल करती है तो उसको भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। 1048A क्या बोलता है, अगर कोई क्या बोलते हैं फॉरेन कंपनी जो है वो स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल कर रही है और उसके बाद इंडिया से ही सेल कर रही है तो भी उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड क्या है आपका कि अगर कोई फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया में है और जो लेफ्ट ओवर क्रूड ऑयल है, ठीक है, एग्रीमेंट एक्सपायर हो उसके बाद लेफ्ट ओवर क्रूड ऑयल इंडिया में सेल करे तो उसको भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो बेसिकली क्रूड ऑयल वालों को एग्जाम्पशन है। इनकम फ्रॉम रिप्लेनिशमेंट ऑफ क्रूड ऑयल, आपने जो क्रूड ऑयल फैसिलिटी बनाई थी उसमें क्या बोलते हैं, जो भी आपने रिप्लेनिशमेंट किया, जो अरेंजमेंट्स बनाया उसमें आपको चेंज करना है, तो अगर क्या बोलते हैं उसके लिए भी आपने अगर रिप्लेनिशमेंट का पैसा लिया है क्रूड ऑयल का तो उसमें भी आपको जो इनकम होगी वो हो जाएगी। बट ये जो आपका रिप्लेनिशमेंट है उसका टाइम लिमिट है विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच क्रूड ऑयल वॉज रिमूव्ड। जब क्रूड ऑयल रिमूव है उसके 3 साल के अंदर आपको रिप्लेनिशमेंट कंप्लीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10(4)D इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी नई सेक्शन है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। इनकम फ्रॉम डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड बाय आरबीआई, जो आरबीआई ने इंस्टीट्यूशन लाइसेंस किया उसमें भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पशन का जो पॉइंट है वो इतना ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, मैट इज ऑन फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी जो है उसको क्या बोलते हैं, मैट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। कब, जब आपका टैक्स एज पर नॉर्मल प्रॉफिट और 15% ऑफ बुक प्रॉफिट आप किसके हिसाब से निकालोगे, मैट के हिसाब से, विच एवर इज हायर, मतलब आप ये लोअर नहीं होगा ये हायर होगा, विच एवर इज हायर बेसिकली, ठीक है। दोनों में से जो भी हो हायर होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स देना है, ठीक है। अब टैक्स रेट नॉर्मली फॉरेन कंपनी का क्या है 40%, ये सिर्फ एक रिविजन है। और सरचार्ज जो है आपका अगर मोर देन 1 करोड़ है और अप टू 10 करोड़ 2%, 5%, ये सिर्फ फॉरेन कंपनी का केस बता रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो क्या 4% है, ठीक है। इस टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या बोलते हैं आपको कब मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं फॉरेन कंपनी अगर हो तो आपको कब मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, वो जिस क्या बोलते हैं फॉरेन कंपनी जिस कंट्री की रेसिडेंस है, क्या वहाँ से हमारा DTAA है कि DTAA नहीं है। अगर DTAA है तो फिर इंडिया में आपका कोई भी P नहीं होना चाहिए, और DTAA अगर नहीं है तो फिर उस केस में उस कंपनी को इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन सीक करने की ज़रूरत नहीं कोई भी लॉ में, तो फिर उस केस में आपके ऊपर मैट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन जो है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ इंडियन ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी इनटू अ सब्सिडरी कंपनी, बेसिकली ब्रांच को सब्सिडरी कंपनी बना रहे हैं। तो ये जो प्रोविजन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एकदम शॉर्ट और समराइज तरीके से मैंने यहाँ पर दिया है, इतना रेलिवेंट नहीं है, तो आप लोग खुद भी इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो क्या है आपका मिसलेनियस प्रोविजन। मिसलेनियस प्रोविजन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया दैट इज एजेंट, और आप इसको ये भी बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी,
रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, मतलब आपके बदले इंडिया में अगर आप नहीं मिले तो कौन कौन से बंदों से टैक्स लिया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप नहीं हो तो आपके रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की लाइबिलिटी क्या है अगर वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है तो, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कौन हो सकता है बेटा, आपका एजेंट हो सकता है, ठीक है। अब एजेंट की डेफिनेशन कौन है, तो एजेंट की डेफिनेशन है हु इज एम्प्लॉयड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट ने उसको क्या बोलते हैं एम्प्लॉय किया, हु इज हैविंग एनी बिजनेस कनेक्शन विद दैट नॉन रेसिडेंट, उसका बिजनेस कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन जो पहले पढ़ा था, हाँ, फ्रॉम और थ्रू whom the नॉन रेसिडेंट इज इन रिसिप्ट ऑफ इनकम वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नॉन रेसिडेंट को उससे इनकम होती है, और हु इज अ ट्रस्टी ऑफ नॉन रेसिडेंट, जो कि क्या है नॉन रेसिडेंट का ट्रस्टी है तो उसको बना सकते हैं। एजेंट ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर पर्सन हु वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हैज़ एक्वायर्ड अ कैपिटल एसेट इन इंडिया बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। अगर किसी बंदे ने क्या बोलते हैं आपके बदले में कैपिटल एसेट एक्वायर किया इंडिया में तो वो भी आपके एजेंट हो सकते हैं। जो ब्रोकर्स होते हैं वो यूजुअली एजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब लाइबिलिटी क्या है, क्या क्या काम करा सकते हैं आपसे, तो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज लाइबिलिटी इफ वन टैक्स इन हैंड्स ऑफ आरएस सेम शैल नॉट बी टैक्स इन अदर्स हैंड, मतलब कि अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो, मेन पर्सन नॉन रेसिडेंट नहीं ले, तो जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को आपके बदले टैक्स देना पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, जो जो आपका काम था वो सीधा सीधा उसके काम में हो जाएगा। राइट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी टू रिकवर द टैक्स पेड, जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है उसके पास जो भी ओनर है उसके एसेट का तो उससे पूरा राइट है कि वो उसे वसूल कर सकता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट आरए कैन टेक रेक्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन फ्रॉम एओ रिगार्डिंग द मैक्सिमम एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी एंड एओ कैन नॉट रिकवर मोर देन द सर्टिफाइड अमाउंट। अगर मान लो कि क्या बोलते हैं कुछ डिस्प्यूट है, अगर कितना टैक्स आएगा तो एक सर्टिफिकेशन ले सकता है वो एओ से कि कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं नॉन रेसिडेंट से पहले उतना पैसा ले सकूँ करके। अब मान लो कि कभी आपने ज़्यादा ले लिया कम ले लिया तो आप क्या बोलते जितना एओ ने सर्टिफाई किया उससे ज़्यादा वो टैक्स नहीं ले सकता है। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो एक नॉर्मल सा जो प्रोविजन है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का वो दिया हुआ है जो कि ना कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब जो जनरल प्रोविजन है वहाँ पर दिए हुए, मेन जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो कौन, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तो यहाँ पे आपका जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का पार्ट है जो ख़त्म होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है डेफिनेटली तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और यहाँ पे अब मैं थोड़ा अपना प्रमोशन पब्लिसिटी करने वाली हूँ। तो पहली चीज़ तो यह है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हैं, आईडी इज़ CA रूपल जैन क्लासेस, टैक्स क्लासेस है शायद, नहीं CA रूपल जैन क्लासेस या टैक्स क्लासेस, आई एम नॉट वेरी श्योर आईडी का नाम ये है। और द सेकेंड थिंग आपको सारी जो भी आईडीज़ है वो क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी जितने भी हैं, तो आप वहाँ जाके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।